स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं सौरभ तिवारी। लास्ट लेक्चर में मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में डिस्कस किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश पे आधारित है इसके बारे में बात किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में भी चर्चा किया था, ठीक है, और उसकी संशोधन की क्या प्रक्रिया थी, उसके महत्व, ये सब के बारे में हमने देखा था। आज हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स, ठीक है, और इसको 22 भागों में विभाजित किया गया था और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो अब हम आर्टिकल्स की ओर देखते हैं और महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं। तो अब अनुसूचियों की संख्या भी कुछ बढ़कर 12 हो गई है, ठीक है, और जो आर्टिकल्स हैं उनमें भी संख्या में परिवर्तन हो गया है। तो अब हम कुछ जो आर्टिकल्स हैं उधर देखते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं संघ एवं इसके क्षेत्र, जो संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में बताया गया है, ठीक है। और अनुसूची 1 में भी, शेड्यूल फर्स्ट में भी भारत एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्रों का विस्तार के बारे में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 1 जो है, अनुच्छेद फर्स्ट जो है, वो कहता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। मतलब इंडिया यानी भारत जो है वो राज्यों का समूह होने की बजाय राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ से हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पर तो पहली बात अनुच्छेद 1 में हमें नाम बताया गया है देश का, ठीक है, 2 नाम बताए गए हैं, इंडिया यानी भारत, दोनों एक ही हैं, और राज्यों का संघ होगा, ठीक है। अब इस संघ और समूह में अंतर समझते हैं हम लोग। आर्टिकल फर्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि जो इंडिया है, इंडिया यानी भारत जो है वो राज्यों का समूह होने की बजाय राज्यों का संघ है, ठीक है। तो संघ का मतलब क्या होता है कि जैसे संघ एक यूनियन मतलब जो विभक्त नहीं हो सकता, जो पूरा एक ही है, ठीक है, जबकि समूह को हम अलग कर सकते हैं, उसे विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, ये बतलाया गया है। जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो उस समय इसके नाम को लेकर हालांकि कोई मतभेद नहीं था। संविधान सभा में इसके जो परंपरागत नाम था भारत, उसको भी अपना लिया गया, और जो कुछ लोगों ने इंडिया नाम की वकालत की उसको भी अपना लिया गया। इसलिए संविधान सभा ने दोनों नामों को मान लिया था तथा और जो संघ से आशय है कि जो भारत जो है वो पूरा देश एक है, जो अपनी प्रशासनिक सुविधाओं के लिए अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, ठीक है। अब अनुच्छेद 1 जो है भारतीय क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांटता है, ठीक है, राज्य क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र और तीसरा है जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिगृहित किया गया हो। अधिगृहित किया गया हो। तो अनुच्छेद 1 जो है वो भारतीय क्षेत्र को जो है 3 भागों में विभाजित करता है, राज्य क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र और केंद्र सरकार द्वारा अधिगृहित किया गया हो क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र, ठीक है। राज्य क्षेत्र में इस समय जो है वर्तमान राज्य जो है अपने भारत में वो हैं, अगर हम वर्तमान की बात करें तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और
जो राज्यों की व्यवस्था होगी वो जो संविधान में राज्यों के लिए जो उपबंध दिए हैं वो सभी राज्यों में एक समान लागू होंगे। लेकिन कुछ विशेष राज्य, जैसे संविधान के भाग 21 में कुछ विशेष राज्यों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में भी कुछ अनुसूचित जाति प्रशासन के लिए अलग व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो वो अलग है, बाकी जो अदर राज्य हैं उन सब में एक समान राज्य व्यवस्था होगी। संघ शासित प्रदेश, जो संघ शासित क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर केंद्र सरकार का सीधे शासन होता है। केंद्र सरकार ही पूरा शासन को चलाती है। ठीक है, और केंद्र सरकार द्वारा अधिगृहित किया गया जो क्षेत्र है वहाँ भी केंद्र सरकार का ही पूरा शासन होता है। केंद्र सरकार ही उस क्षेत्र को चलाती है। अब जो संघीय व्यवस्था रहती है उसमें जो राज्य होते हैं वो केंद्र सरकार की, मतलब जो ये संघीय व्यवस्था होती है उसमें राज्य जो होते हैं वो सदस्य होते हैं, और प्रशासनिक सुविधाओं में प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है वो आपस में सभी राज्यों में बटी हुई होती है। अब हम अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 में जो अनुच्छेद 2 है, संविधान जो है अनुच्छेद 2 के माध्यम से संसद को यह शक्ति देता है कि वह भारत के संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकता है तथा नए राज्यों का गठन कर सकता है। ठीक है, मतलब पहला तो ये है कि नए राज्यों प्रवेश दे सकता है। और गठन कर सकता है। ऐसी शक्ति जो है अनुच्छेद 2 संसद को देता है। ठीक है, संसद की नए राज्यों को प्रवेश दे सकता है और गठन कर सकता है। अब नए राज्यों को प्रवेश दे सकता से तात्पर्य ये है कि जो संघ, भारत के संघ में जो राज्य प्रवेश नहीं है किसी दूसरे संघ से, मतलब किसी दूसरे देश से किसी राज्य को भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित करना। पहला तो ये, मतलब जो अस्तित्व में नहीं है उनको मतलब शामिल करना। मतलब पहले का तात्पर्य ये हुआ कि जो अस्तित्व में है लेकिन भारतीय संघ के क्षेत्र में शामिल नहीं है उनको प्रवेश करना। और दूसरी जो व्यवस्था करता है वो ये है कि भारत जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है उनका गठन कर सकती है, उनका निर्माण कर सकती है। ये सब कुछ संसद करेगी। ठीक है, अब अनुच्छेद 3 जो है, अनुच्छेद 3 ये व्यवस्था करता है, संविधान जो है अनुच्छेद 3 के माध्यम से संसद को यह शक्ति देता है कि वह भारतीय क्षेत्र, मतलब भारत के जो संघ क्षेत्र में शामिल राज्य हैं उनकी सीमाओं को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकता है। एक राज्य के क्षेत्र से कोई हिस्सा हटाकर दूसरे राज्य क्षेत्र में मिला के नए राज्य का निर्माण कर सकता है। मतलब कुल मिला के राज्यों का पुनर्सीमन की व्यवस्था है। राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था अनुच्छेद 3 में है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बेसिकली जो अंतर है, तो अनुच्छेद 2 में जो भारतीय संघ के हिस्से में नहीं है, मतलब उन राज्यों को शामिल करना है। ठीक है, और अनुच्छेद 3 में उन राज्यों के बारे में हम संशोधन कर सकते हैं, उनकी सीमा घटा बढ़ा सकते हैं जो भारतीय संघ के में शामिल हैं, भारतीय भौगोलिक स्थिति में जो शामिल हैं। ठीक है, अब ये जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 में के द्वारा हम कोई भी अध्यादेश अगर लाते हैं तो उससे पहले हमें राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्य, मतलब जिस भी राज्य के साथ हमें ये करना है, उसकी सीमाओं को घटाना है, बढ़ाना है या कि उसमें परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, तो उसके विधानमंडल में वो अध्यादेश भेजा जाएगा और उनका मत जाना जाएगा। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ऐसा मतलब राज्य अगर मत देते हैं तो उस मत को
जो संसद और राष्ट्रपति हैं वो मानने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो संसद है वो राज्यों के बारे में, मतलब राज्यों के सीमा को घटा बढ़ा सकती है और इसमें राज्यों की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब एक ये फॉर्मेलिटी है कि हम राज्य को ये भी बता दिए कि हम आपके क्षेत्र को कम कर सकते हैं, और लेकिन उनकी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब अनुच्छेद 4 की ओर आते हैं हम लोग। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि ये जितने भी संशोधन है, जैसे अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हम नए राज्यों को प्रवेश दिए, ठीक है, नए राज्यों का हमने गठन किया, और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हमने नए राज्यों के निर्माण, मतलब भारत संघ के ही राज्यों से राज्यों के निर्माण किया हमने, है ना, सीमाओं को घटाया बढ़ाया और हमने नामों में परिवर्तन किया। ये सब जो है एक सामान्य प्रक्रिया से होगा। जो अनुच्छेद 368 है उसके माध्यम से ऐसा नहीं होगा। मतलब अनुच्छेद 368 की जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। ये सामान्य विशेष प्रक्रिया से, सामान्य बहुमत से होगा। अनुच्छेद 4 का कहना ये है। ठीक है, अब हम लोग अनुच्छेद 4 को देख लिए। अब एक सवाल उठता है, हमने प्रस्तावना में भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। वेरुवारी संघ 1960, इसके बारे में हमने प्रस्तावना में थोड़ा सा कुछ खास डिस्कस नहीं किया था। इसलिए डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ये अनुच्छेद 3 से बिलोंग करता है, मैटर करता है, इसलिए मैंने वहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा खास चर्चा नहीं की था। ठीक है, बेरुवारी जो है ये एक पश्चिम बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है, जिला है जलपाईगुड़ी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में एक जिला है जलपाईगुड़ी, वहाँ ये एक गांव टाइप का है वेरुवारी। ठीक है, 1947 में क्या हुआ, जब सर रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कर रहे थे, तो उस समय जो ये जलपाईगुड़ी है ये 2 हिस्सों में बट गया था। क्या है कि वो सर रेडक्लिफ जो है वो उनका जो सीमा निर्धारण करने का जो वो था, वो एक ऐसा था कि एक थाने से दूसरे थाने को मिलाने का उनका था, कि जैसे एक थाना यहाँ है एक थाना यहाँ है, तो ऐसे वो सीमा का निर्धारण किया करते थे। और इस तरह में क्या होता था कि बहुत सारी जो जगहें हैं वो, यहाँ तक कि जगह से मतलब नहीं, कोई बहुत सारे तो घर भी, कि कुछ घर का हिस्सा इस साइड आ गया, कुछ हिस्सा इस साइड आ गया। ठीक है, इसी तरह ये जो जलपाईगुड़ी है ये 2 भागों में विभाजित हो गया था। अब जो ये वेरुवारी संघ है, ये जो है ये आज का जो बांग्लादेश है उस समय का पूर्वी पाकिस्तान जो कहलाता था उस हिस्से में आ गया। ठीक है, अब पाकिस्तान ने ये क्लेम कर दिया कि ये तो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा है, और जब पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा है और यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लगभग वहाँ पर 90% मुस्लिम जनसंख्या थी, है ना, बेरुवारी में लगभग 90% जनसंख्या जो है वो मुस्लिम थी। ठीक है, तो पाकिस्तान का कहना ये था कि भाई जब ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और ये मतलब पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा भी है, तो इसे पूर्वी पाकिस्तान में ही होना चाहिए। तो जब ऐसा ये मुद्दा उठा तो नेहरू जी के पास आया, तो नेहरू जी के बीच और उस समय जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे फिरोज खान नून, उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, और अपने यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ जो नून समझौता, नून एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। नून एग्रीमेंट, नून एग्रीमेंट के नाम से 1958 के नाम से जाना जाता है। इसके तहत जो केंद्र सरकार है उसने यह निश्चित किया कि जो वेरुवारी है उसे हम पूर्वी पाकिस्तान को दे देंगे।
ठीक है। लेकिन अपने यहाँ जो है एक आंदोलन सा छिड़ गया कि भाई हम कैसे अपने देश के किसी हिस्से को कैसे हम किसी को दे दें, ठीक है। एक तो बात ये थी। दूसरी जो इनका देने का जो तरीका था वो ये था कि आर्टिकल 3 के तहत देना था, ठीक है। आर्टिकल 3 के तहत इनको वेरुवारी को पूर्वी पाकिस्तान को देना था, जबकि आर्टिकल जो 3 है वो सिर्फ भारत के संघ के जो राज्य क्षेत्र हैं उनमें सीमा को घटाया बढ़ाया जा सकता है या राज्य क्षेत्र को समाप्त किया जा सकता है ना। किसी आप दूसरे देश को नहीं दे सकते। तो ये बेरुवारी संघ जो है इसमें ये वाद उठा, ये वाद राष्ट्रपति तक पहुंचा। राष्ट्रपति अपने जैसा कि उनको अनुच्छेद 143 में के अनुसार उनको ये शक्ति प्राप्त है कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से अपनी समस्या को बतला सकते हैं, ठीक है, सहायता ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति ने वैसा ही किया। राष्ट्रपति जो है वो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय गए, और सर्वोच्च न्यायालय जब वो गए तो वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय से जब ये बात रखा तो सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे कहा कि आर्टिकल जो 3 है वो भारत संघ के क्षेत्रों मतलब भारतीय संघ के जो राज्य हैं उनकी सीमा को घटा बढ़ा सकता है और उनके राज्य क्षेत्र को समाप्त कर सकता है, लेकिन इस आर्टिकल के तहत हम किसी दूसरे देश को अपना राज्य क्षेत्र नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हुआ कि भाई कैसे दिया जाए। तब जाके जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने बोला कि आप आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करिए और वो क्षेत्र जो है आप बांग्लादेश को या पूर्वी पाकिस्तान को दे दीजिए, ठीक है। तो तब जाके 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ और बेरुवारी जो है इसको पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया। इस तरह ये बेरुवारी संघ समाप्त हुआ, ठीक है। अब जब बेरुवारी संघ को दे दिया गया तो उसके बाद 9वां संविधान संशोधन 1960 हुआ। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देसी रियासतों का एकीकरण। देसी रियासतों का एकीकरण। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था, ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया, ठीक है। तो उस समय जो है बहुत सारी देसी रियासतों को ऑप्शन दिया गया, या तो वो भारत में शामिल हो जाएं, या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या तो वो स्वतंत्र रहें। उनके सामने 3 ऑप्शन रखे गए। भौगोलिक भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जो थी वो 552 रियासतें थी। 552 रियासतें भारत के भौगोलिक क्षेत्र में थीं। उनमें से जो थी 549 जो है वो आसानी से भारतीय क्षेत्र में शामिल हो गई। लेकिन जो 3 रियासतें थीं उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। 3 रियासत, एक तो थी आपकी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये 3 रियासत जो थी इन्होंने भारतीय क्षेत्र में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। तो हालांकि बाद में इन्हें भी शामिल कर लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल कर लिया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा ही शामिल कर लिया गया, और कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो इस समय तक स्थिति ये थी कि सभी रियासतें जो हैं वो शामिल हो चुकी थीं भारतीय संघ क्षेत्र में, ठीक है। अब 1950 में जब संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो भारतीय क्षेत्र में जो राज्यों को है वो 4 हिस्सों में रखा गया। 4 हिस्सों में कैसे रखा गया? 4 खंड बनाए गए। भाग का
भाग खा गा और भाग घा। ठीक है, इसमें जो है कुल मिला के 9 राज्य थे, इसमें भी कुछ 9 ही राज्य थे, और जो इसमें थे इसमें कुछ 10 राज्य थे, और इसमें सिर्फ एक था, वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो भाग का में जो है वो गवर्नर, जहाँ पर गवर्नर थे, मतलब जिन प्रांतों में गवर्नर थे उनको रखा गया था, और भाग खा में जो विधानमंडल थी और शाही जो घराने से थे, मतलब शाही रियासतें जो थी, उनको भाग खा में रखा गया था। भाग गा में आयुक्तों की प्रांत थी जो, और शाही रियासतों से जो प्रमुख थे उनको, उनकी रियासतों को रखा गया था। ठीक है, और भाग जो घा था उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। ठीक है, तो ऐसे 4 खंडों में बंटवारा कर दिया गया। उसके बाद अब जो है क्षेत्रों का जो गठन था, राज्यों का जो गठन था, वो भाषा के आधार पे होना चाहिए, ऐसी मांग उठने लगी। ठीक है, तो 1948 में एक धर आयोग, में एक धर आयोग बनाया गया। इसके जो अध्यक्ष थे वो एस.के. धर थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो दिसंबर 1948 में पेश किया। रिपोर्ट में इन्होंने स्पष्टता यही कहा कि जो भारत के राज्य हैं उनका गठन जो है भाषा के आधार पे ना होकर प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पे होना चाहिए। मतलब सभी राज्यों का जो गठन है वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पे होना चाहिए। ठीक है, तो जब इन्होंने ऐसा कहा तो देश में काफ़ी असंतोष फैल गया, काफ़ी दंगे होने लगे कि भाई देश में जो है जो गठन होना चाहिए वो भाषा के आधार पे होना चाहिए। तो एक दूसरी कमेटी बनी, जेबीपी समिति एक बनी। ठीक है, जेबीपी समिति में 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और तीसरे थे पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 सदस्य थे। इस कमेटी में कोई अध्यक्ष नहीं था, कोई संरक्षक नहीं था, ये सिर्फ 3 सदस्य थे। इन्होंने भी जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उनका भी यही कहना था कि जो राज्यों का गठन हो वो भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पे होना चाहिए। लेकिन जो देश की स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी, और अंततः जो है भाषा के आधार पे एक राज्य का गठन करना पड़ा। 1953 में आंध्र प्रदेश, 1953 में आंध्र प्रदेश एक राज्य को बनाया गया, जो ये राज्य जो है ये मद्रास क्षेत्र के जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे, तेलुगु भाषी क्षेत्र मतलब जहाँ पर जनसंख्या रहती थी तेलुगु भाषी क्षेत्र की, उस क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया 1953 में। भाषाई क्षेत्र के आधार पे, मतलब भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। उस समय इसकी राजधानी जो बनाई गई वो कुर्नूल बनाई गई। ठीक है, ये उस समय उसकी राजधानी बनाई गई, और इसका जो हाई कोर्ट उस समय था वो गुंटूर में था। अब और भी राज्यों का इसी तरह ही भाषा के आधार पे गठन होना चाहिए, इसकी मांग उठने लगी। तब केंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया,
उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग 1953। फजल अली आयोग का 1953 में गठन किया गया। इसमें 2 सदस्य और थे, फजल अली तो अध्यक्ष ही हुए, 2 सदस्य और थे। एक थे के.एम. पणिक्कर और दूसरे थे एच.एन. कुंजरू। ठीक है, ये 2 सदस्य थे और फजल अली जो हैं इस आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, इस आयोग ने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें जो भाषा का आधार होना चाहिए, मतलब जब राज्य का गठन हो वहाँ भाषा प्रमुख हो, उसको तो उसने ध्यान में दिया, लेकिन एक राज्य एक भाषा की जो सिद्धांत का था उसको इसने नकार दिया। और इसके अनुसार भी राज्यों का जो गठन है वो भारत के मतलब जो प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पे होना चाहिए, और मतलब ऐसे गठन होना चाहिए कि सभी वर्ग वहाँ पे रह सकें, है ना। ऐसा ना हो कि एक राज्य एक भाषा हो। ठीक है, तो इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत किया और उसमें इसने यही बताया कि मतलब राज्यों का गठन कैसे हो। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।